एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल फ्रॉम द मार्जिन्स टू द सेंटर। जो टॉपिक है वो ये बात करता है 17th ब्रिक्स समिट के बारे में और ग्लोबल साउथ के बारे में। जो 17th समिट हुआ था वो रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। सबसे पहले बोलते हैं जो ग्लोबल साउथ का आइडिया आया वो ग्रुपिंग है एक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो कॉन्टिनेंट हैं उनके साथ आने से। और क्योंकि इन लोग हिस्ट्री कॉलोनियलिज्म का शेयर करते हैं या फिर जो ऑनगोइंग स्ट्रगल चल रहा है, इनइक्वालिटीज़ फेस कर रहे हैं, ये जो वेस्टर्न डोमिनेंट के कारण होता है। जैसे कि एक इन्वायरमेंट का अच्छा एग्जांपल बनता है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलते हैं कि आप अपना जो कोल यूज़ कर रहे हैं उसको ख़त्म कर दो, जबकि उन्होंने कोल से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया और हमें बोल रहे हैं आप ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए ये एक इनइक्वालिटीज़ वगैरह चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बोलते हैं ये साउथ साउथ कॉपरेशन के थ्रू इसको ओवरकम किया जा सकता है। जो एस्पिरेशन रूट है साउथ साउथ का वो लैंडमार्क इनिशिएटिव जैसे कि बैंडगुंग कॉन्फ्रेंस जो इंडोनेशिया में बेंडुंग जगह है वहाँ से आया। और फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। जो बेंडुंग कॉन्फ्रेंस है वो 1955 में हुआ था, जस्ट आफ्टर जब बहुत सारी कंट्रीज़ जो नेशन थे अफ्रीका के वो कॉलोनियलिज्म से फ्री हुए थे, तब ये पहला बार कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये फॉस्टर करते हैं इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन के लिए और प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट वगैरह को इस्टेब्लिश करने में और इस्टेब्लिश करने में कि न्यू इनिशिएटिव न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी इस्टेब्लिश किया जा सके। अब जो ग्लोबल साउथ है वो कभी भी मोनोलिथिक नहीं था, मतलब इनका कल्चर जो था काफ़ी अलग अलग था, डाइवर्सिटी थी इनके कल्चर में और इस कारण इसके हिस्ट्रीज़ और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी डिफ़र करते हैं। अब इसके कारण इसका दो चीज़ है। एक तो काफ़ी पोटेंशियल सोर्स है, स्ट्रेंथ दिखाता है ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन के थ्रू, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंटरनल डिवीज़न भी दिखाता है और वो कॉम्प्लिकेट करता है कि यूनिफाइड पोजीशन ले सकें ग्लोबल इश्यूज़ को ग्लोबलाइज करने में, ठीक है, ग्लोबल इशू बनाने में जो यूनिफाइड एफर्ट है, ठीक है, वो नहीं हो पाता। अब जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है वो एक इमर्ज किया है सॉलिडिफाइड पॉसिबिलिटी के तरह, जो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मलाइज अटेम्प्ट की एडवांस कर सके ग्लोबल साउथ का एम को। हाउएवर ये कहते हैं कि जो ब्रिक्स है वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, एम्बॉडी यानी गुड एग्जांपल नहीं है कि पूरा एस्पिरेशन कम शो कर सके कि जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है उसको हटा सके। ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। एक तरीके से यहाँ पे और एग्जांपल देते हैं कि जो अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुआ रियो दी जेनेरियो में वो एग्जाम्प्लीफाइड करता है, एग्जाम्प्लीफाइड यानी एग्जांपल दिखाता है कि जो ये चैलेंज है कि अलग अलग डिफरेंट रिलेशनशिप है यूएस और रशिया के साथ, अलग अलग नेशन का ब्रिक्स में ही। जैसे इंडिया का यूएस के साथ अच्छा है, रशिया के साथ भी अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना का जो है रशिया के साथ अच्छा है, यूएस के साथ अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल वॉइस के बारे में अगर देखें तो ब्रिक्स जो बिगन हुआ था, इकोनॉमिक एक्रोनियम दिया जाता है ब्रिक्स को, किसके द्वारा? गोल्डमैन सैच के द्वारा पहली बार। जो इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओनेल, उन्होंने 2001 में पहली बार ये एक्रोनियम दिया था और 2006 में ये फॉर्म भी हो गया ब्रिक्स, ठीक है। अब ऐसा बताते हैं कि ये जो इवॉल्व हुआ है अभी ब्रिक्स, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो 35% ग्लोबल इकोनॉमी को रखता है और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रखता है, और सप्रेस करता है कि जो 30% इकोनॉमी है उसको, क्योंकि यहाँ पे 35% है इनका, जो ब्रिक्स नेशन है उनका। सेम चीज़ रशिया के जो पुतिन है उन्होंने भी कहा कि G7 को ब्रिक्स ने आगे आगे ब्रिक्स जो है G7 के आगे चल दिया है। अब ऑब्जेक्टिव है कि किस चीज़ पे ऑब्जेक्टिव है? फॉस्टरिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल कोऑपरेशन का ये इनका ध्यान है और कलेक्टिव इन्फ्लुएंस कर सके इंटरनेशनल गवर्नेंस है उस पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्रेटर रिस्पॉन्सिबल इन ग्लोबल बॉडीज़ में हम जैसे चाहते हैं G7 में हमको जगह चाहिए, तो इसके लिए जो ब्राज़ील और इंडिया है वो आवाज़ उठाते रहता है। जो इनिशिएटिव है बहुत सारा ब्रिक्स का, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, तो इसको न्यू डेवलपमेंट को ऐसे भी याद कर सकते हो। ब्रिक्स जो है वो नया 2006 में बना है और जो बाकी G7 या G20 है वो 1975 में बना था, 1999 में बना था G20। तो वो सब इसके थ्रू आप याद कर सकते हो। जो न्यू डेवलपमेंट है वो ब्रिक्स के अंदर आता है और ये वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सबको ओवरकम करने के लिए ये हेल्प करता है। एनडीबी और सीआरए, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। जो इंडिया है वो सक्सेसफुल इंक्लूजन करता है अभी जो रिसेंट हुआ उस पर, कि पहलगाम का टेरर अटैक शोकेस कर सके
और एड्रेस कर सके डाइवर्स सिक्योरिटी कंसर्न है उसके बारे में डिस्कशन कर सके। समिट जो है वो ये भी एंडोर्स करता है कि एक्सपेंड कर सके इंडिया और ब्राज़ील का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सा मिल सके, ठीक है। अब ये ग्रेटर ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन के बात करते हैं किसके थ्रू, इंडिया और जो ब्राज़ील है उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर दिलवाने के लिए। अब जो न्यू पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो भी एक तरीके से एक एक्सपेंड करते हुए दिखाता है ब्रिक्स को, जैसे कि एसोसिएटेड स्टेट्स टू द नेशंस है बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया। ये मेंबर कंट्रीज़ नहीं है, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान, ये सब मेंबर कंट्रीज़ नहीं है, ये सिर्फ पार्टनर कंट्रीज़ हैं। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल साउथ को और ये इन्हेंस कर रही है ब्रिक्स कंट्री। अब जो इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन सजेस्ट करता है ब्रिक्स, ये सब मतलब जो भी ये न्यू पार्टनर कंट्रीज़ बना रहा है ये एक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन है और ये ब्रॉडर ग्लोबल साउथ को दिखलाता है। अब प्रायोरिटीज़ एंड रियलिटीज़ के बारे में देखें अपन, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग प्रायोरिटीज़ है। जैसे ब्राज़ील का फोकस है कि इन्वायरमेंटल इशू पे ध्यान दे सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें और वो गार्डियन बनना चाहता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। ऑल्सो जो एग्री बिजनेस इंटरेस्ट है उसको भी वो डेवलप करना चाहता है ब्राज़ील। इंडिया का अगर देखें तो इनका फोकस है कि टेक्नोलॉजी और सर्विस पे ध्यान दे सके, इमर्ज कर सके, ग्लोबल आईटी में पावर हाउस बन सके। चाइना का बहुत इनिशिएटिव है बीआरआई को, ये बहुत एम्बिशियस अटेम्प्ट है साउथ साउथ कोऑपरेशन में, लेकिन एक तरीके से कंसर्न भी है क्योंकि डेप्थ डिपेंडेंसी बढ़ाता है ये जो चाइना का बीआरआई इनिशिएटिव है वो। और रशिया का इंक्लूजन ब्रिक्स में ये दिखाता है कि हम जियोग्राफिकल लोकेशन से अबाव जाके, सिंस वो ग्लोबल साउथ का मेंबर नहीं है रशिया, फिर भी उसको हमने इंक्लूड किया रखा है ग्रुप में कि। और ये जो बियॉन्ड मतलब एक टर्म है ट्रांसेंड, ये यहाँ पे लिखा है, उसका मतलब होता है गो बियॉन्ड, जियोग्राफिकल लोकेशन से बियॉन्ड जा रहे ट्रांसेंड करके। जो इंट्रा ब्रिक ट्रेड है, जैसे कि इंट्रा ब्रिक ट्रेड यानी खुद में जो ट्रेड हो रहा है इंडिया चाइना के बीच, वो भी काफ़ी ग्रो हुआ है। G7 कंट्रीज से ज़्यादा आगे निकल गए हैं हम। जो ट्रेड है ब्राज़ील और चाइना में वो इंक्रीज़ हुआ है 50 फोल्ड टाइम, जबकि चाइना और इंडिया का ट्रेड भी इंक्रीज़ हुआ है 28 टाइम। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो हमने पहले देखा था वो बिगन किया, मतलब शुरू किया एक एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक वगैरह। अब चैलेंजेस जो आ रहा है वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के द्वारा डोमिनेंस जो है, जैसे कि यूएस बोलता है कि जो डॉलर है वो एक रिमेन रहना चाहिए और वर्ल्ड का प्रिंसिपल रिज़र्व करेंसी रहना चाहिए ये बोलता है, और नहीं रहा तो फिर उसमें हम बहुत सारी टैरिफ लगा देंगे, बोलता है कि 100% टैरिफ लगा देंगे, फिर उसके एडवांस में 10% और टैरिफ लगा देंगे। जो ब्रिक्स है वो एडवोकेट करता है लेस डिपेंड रहें डॉलर के ऊपर करके, ये ऑथर लिखते हैं ऐसा, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रिक्स अगर किया जाए तो रिवील करता है जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत सारा, जैसे कि चाइना इंडिया में है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, और जो मिरर बॉर्डर चैलेंज है वो सब भी अगर देखा जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो साउथ साउथ कॉपरेशन है उसके अंदर। जबकि अगर हम देखें कि अगर सॉलिडेरिटी और म्यूचुअल बेनिफिट की बात करें तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा ध्यान रखता है इंडिविजुअल नेशंस, और वो ओवरशैडो कर देता है कलेक्टिव गोल्स को, ये भी बोलते हैं। अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो पैसिव नहीं रहते, वो एक्टिव वर्क करते हैं। पैसिव यानी कि शांत नहीं बैठे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉक करता है, मतलब ब्लॉक का क्रिटिसिज्म करता है, जो ब्रिक्स ब्लॉक हैं उसका, बोलता है कि अगर कोई कंट्री जाएगा अगेंस्ट यूएस तो उसके ऊपर हम मानेंगे। जो ब्रिक्स को उन्होंने एक टर्म दे रखा है, एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ बनाता है ब्रिक्स। एडिशनल 10% चार्ज दे देंगे हम अगर कोई यूएस डॉलर के हेजेमनी को हटाने की कोशिश किया। पहले 100% था, पहले बताया कि जो बोलते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे कि G20 है वो ज़्यादा स्पेस दे रहा है कोऑप्ट करने के लिए, जो बाकी साउथ साउथ हैं उन लोग को ज़्यादा प्लेस दे रहा है, लेकिन फिर भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ वगैरह जो सीट है टेबल दे रहा है, लेकिन फिर भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ही पास पावर, पॉलिटिकल पावर ज़्यादा रहेगा G7 के नाम पे, ठीक है। G20 में भले जगह दे रहा है लेकिन रहेगा G7 के पास भी। अब जैसे ही इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि नेक्स्ट ईयर हमको ब्रिक्स का लीडरशिप लेना है, और उसमें थीम रहेगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो इंडिया जो है वो एक
यूनिक पोजीशन प्ले कर सकता है, एक ब्रिज प्ले कर सकता है इंटरनल डिवीज़न जो है ब्रिक्स में, उसको ओवरकम करने के लिए। भले ही इंडिया का खुद का एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, लेकिन उसको ओवरकम किया जा सकता है। और जो क्वाड वगैरह है उससे भी चाइना को प्रॉब्लम है, तो उसको फिर भी साइड करके वो एक तरीके से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए, ये बता रहे हैं। यूनिफाइंग फोर्स जो है उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है ये जो क्वाड वगैरह बनाए हैं। अब जो ब्लॉक्स का अल्टीमेट प्रॉमिस है कि हम वेस्टर्न हेजेमनी को नहीं हटाना चाहते। हमारा ये मेन प्रायोरिटी गोल नहीं है वेस्टर्न हेजेमनी को हटाना या फिर उनको रिप्लेस करना और नया एली ड्रिवन वेस्ट मल्टीपोलैरिटी बनाना, ये हमारा मेन गोल नहीं है। हमारा गोल तो ये है कि प्रायोरिटाइज़ कर सकें हम डेवलपमेंटल नीड्स को, या फिर जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है ग्लोबल साउथ के पीपल का, उसको हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इतना ही था आर्टिकल पे। अगर पूरा देखे हो आप आर्टिकल, समझे होगे, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।